नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है। भक्ति काल हमने शुरू कर दिया है, जिसमें से हमने भक्ति काल के उदय के क्या कारण हैं, भक्ति काल की विशेषताएं क्या क्या हैं। संत काव्य धारा को हमने पूरा पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे थे सूफी काव्य धारा। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सूफी काव्य धारा की विशेषताएं क्या क्या हैं, सूफी काव्य धारा की मान्यताएं क्या क्या हैं, ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जितने भी सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से प्रश्न बनकर आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म जो है वो 1492 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1542 ईस्वी में, और जायस नामक स्थान पर इनका जन्म होने के कारण इन्हें जायसी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो है पद्मावत, जो एक महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। दोस्तों, आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, इनके अपनी कॉपीज़ में इन्हें लिख सकते हैं ताकि आगे आपको रिवीजन करने में मदद मिल सके। पद्मावत के बारे में देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। दोस्तों, पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई थी और पद्मावत लिखा गया था 19 वर्षों में। इसमें खंड है 57 इसके खंड हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो हिंदी साहित्य है वो ये पद्मावत जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। पहला ऐसा काव्य है जो बहुत बड़ा है, महाकाव्य कहा उन्होंने। प्रथम बड़ा महाकाव्य हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को कहा है। ये प्रश्न बन जाता है और पूछ लिया जाता है, आप याद रखिएगा इसे। सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख काव्य, सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख काव्य कौन है? पद्मावत। सबसे महत्वपूर्ण पद्मावत जो है वो सूफी काव्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबसे प्रसिद्ध भी है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, याद रखिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्मावत की कथा है वो किस ग्रंथ पर आधारित है, तो वो प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर इस कथा का आधार है। पद्मावत का आधार क्या है? रत्नशेखर कथा, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। रत्नशेखर जो है वो जीवात्मा का और पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक इसमें थे। आगे देखिए, जो पद्मावत है इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत में क्या है? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन। याद रखिए, नायक कौन है इसमें? चित्तौड़ का राजा रत्नसेन, और राजकुमारी पद्मावती जो सिंहल द्वीप की है वो इसकी नायिका है। ये इनके प्रेम की कथा का वर्णन है। कथा वस्तु को, जो पद्मावत है, पद्मावत की कथा वस्तु को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक पूर्वार्ध में और दूसरा उत्तरार्ध में। जो पूर्वार्ध है उसमें रत्नसेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है। याद रखिए, पद्मावत को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में रत्नसेन और पद्मावती के विवाह की कथा है, जबकि जो उत्तरार्ध है उसमें अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की कथा है। ज़्यादातर जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो पूर्वार्ध है इस ग्रंथ का, पूर्वार्ध वो एक काल्पनिक कथा है, जबकि उत्तरार्ध को सब विद्वान ऐतिहासिक मानते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि पूर्वार्ध काल्पनिक माना जाता है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। इस ग्रंथ का प्रारंभ
इस ग्रंथ के प्रारंभ में, मतलब जैसे मसनवी शैली में होता वैसा ही है, प्रारंभ में शाह वक्त शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। उस समय के शाह वक्त कौन थे? शेरशाह सूरी। उनकी प्रशंसा पद्मावत में की गई है। देखिए, जो पद्मावत है वो एक प्रतीक काव्य है। इसमें जितने भी पात्र दिए गए हैं वो किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है। जैसे देखिए, चित्तौड़ जो है वो तन मतलब शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंहलद्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। मतलब कुल मिलाकर इसमें ज़्यादातर सभी पात्र जो है किसी न किसी प्रतीक के रूप में लिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है। तो पूछ लिया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नसेन को क्या माना है और पद्मावती को क्या? तो रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। ध्यान रखिए कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, उनमें अखरावट का नाम भी आता है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम तीन ही प्रमुख हैं और इन्हीं से प्रश्न बनकर आती हैं। देखिए, अखरावट में क्या है? इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ में सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन है, तो किस ग्रंथ में है? वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर अखरावट में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया भी है। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और इस ग्रंथ की भाषा भी अवधी है। पद्मावत की भाषा भी अवधी थी। आखिरी कलाम इस रचना में राजे कयामत प्रलय के दिन का वर्णन है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना में कयामत का वर्णन है, तो वो कौन सी रचना होगी? आखिरी कलाम। बाबर के शासनकाल में रचित रचना है आखिरी कलाम। ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जा सकता है कि बाबर के शासनकाल में कौन सी रचना रची गई थी, तो उत्तर होगा हमारा आखिरी कलाम। दोस्तों, अगले जो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।